हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडी। तो हम लोगों का जो टॉपिक बच्चों चल रहा है वो चल रहा है हमारा 10th क्लास का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हम एसिड पे अभी बात कर रहे हैं, हम एसिड टॉपिक को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कुछ पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और बहुत सारे ऐसे टर्म्स मेंशन किए हैं जो काफी हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों को। तो वो एक बार जरूर देखिएगा और उसको समझिएगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का हम एसिड में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन कौन किसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी ये होती है एसिड्स की कि वो सोर इन टेस्ट होता है। दैट मीन्स कि उसमें कुछ खट्टापन होगा, टेस्ट उसका थोड़ा सा खट्टापन रखेगा। तो आप अब इसमें थोड़ा सा ऐसा मत समझिएगा कि आप इसको टेस्ट, हर एसिड को टेस्ट करने की सोचे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल, दैट मीन्स वेरी वेरी डेंजरस ऑल्सो। क्यों ऐसा? देखिए, हम ऑर्गेनिक एसिड को तो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम टू टेस्ट दी ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड आपका टार्टारिक एसिड। ये सारे एसिड्स जो हैं वो फॉर्मिक एसिड भी टेस्ट करते हैं आप। कैसे कैसे? जैसे मान लीजिए किसी हनी बी ने स्टिंग कर दिया या नेटल लीफ ने स्टिंग कर दिया, तो वो आपको एक टेस्ट मिल जाता है। उसका कहने का सेंस ये है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स तो आप टेस्ट कर सकते हैं, बट बच्चों कभी भी इनऑर्गेनिक एसिड्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। अगर आपने उसे टेस्ट करने की सोचा भी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, एक तरीके से हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको इनऑर्गेनिक एसिड की बात बता दूं तो जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, कभी इनको टेस्ट नहीं करना है आपको। ये मत समझिएगा कि आप इन्हें टेस्ट करने की सोचें, बिल्कुल भी नहीं। बस आप ये ध्यान रखिए, जो भी यहाँ पर सोर एंड टेस्ट की बात हो रही है वो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात हो रही है कि उसमें खट्टापन होगा, दैट मीन्स उनमें खटास होगी, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक एसिड को बेसिकली टेस्ट करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। दूसरी बात कि ये अपने आप में एक ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज होता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, कि ये क्या करेगा, अगर आप इसको लिटमस पेपर के थ्रू देखना चाहेंगे तो ये अपने आप में ब्लू लिटमस टू रेड को दिखाएगा। तो इसकी ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने मेंशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये थर्ड पॉइंट ये है, ये एक तरीके से वर्ड में थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज करूं तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स बच्चों होता है कि दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात हमें ऐसे समझनी है कि इलेक्ट्रिसिटी, हु विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी? दोज हु हैव फ्री आयंस, दे ओनली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड यू नो दैट कि एसिड इज randomly dissociate into their ions। तो वो जब भी अपने आयंस ब्रेक डाउन करेगा, दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। कि इसका एक्सपेरिमेंट भी है कि हम एक ऐसे ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, HCl ले लिया, इधर H2 आपका C6H5H6 ले लिया, या फिर आपने C6H12O6 ले लिया, ये आपका ग्लूकोज हो गया बच्चों, ठीक है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो मैं इसका नेम नहीं लिख रही हूं, आपको अंडरस्टूड है। अब इन दोनों में से कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूं, आप इसे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये करेगा और ये नहीं करेगा। क्यों? दोनों के पास H है, दोनों के पास H आपका स्पीशीज है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहिए। हमारा बेसिक क्वेश्चन ही होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसमें नहीं होगी। रीजन ये है कि ये डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में डिसोसिएट होगा। और ये डू नॉट डिसोसिएट
इनटू आयंस। ये आयंस में बच्चों डिसोसिएट नहीं होता है। अगर इसमें वाटर आप डिसॉल्व करो, आप ग्लूकोज वाटर बनाते हैं, दैट मीन्स ग्लूकोज ड्रिंक बनाते हैं, तो वहां पर कभी भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते ग्लूकोज के, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन HCl जो है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है, और जब भी आयंस रिलीज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही होती है। तो आप यहां पर ये बता सकते हैं कि ये एसिड है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ये एसिड नहीं है क्योंकि इसके फ्री आयंस रिलीज नहीं हो रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि एग्जांपल और ले लेती हूं मैं, C2H5OH इथेनॉल, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। आप अगर इसका एक देखें तो अल्कोहल, जो हम लोग नॉर्मली टर्म यूज करते हैं, लैब में भी देखने को मिल जाएगी आपको, अल्कोहल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, बिकॉज दे मीन्स ऑल द अल्कोहल्स डू नॉट डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, दे ऑल आर द गुड इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया सोरेन टेस्ट होगा, दूसरा हो गया ब्लू लिटमस टू रेड दिखाएगा, तीसरा हो गया दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम लोग लेते हैं कि जब कभी भी कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या होता है। अगर रिएक्शन अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करती हूँ, ठीक है। देखिए अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट ये है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, फोर्थ पॉइंट में ले रही हूं, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, HCl आप ले लीजिए, एसिड कोई भी हो सकता है, सॉल्ट बनाएगा ZnCl2 plus H2 हाइड्रोजन गैस। दिस इज द बेसिक रिएक्शन, दैट मीन्स ये नॉर्मल रिएक्शन, फंडामेंटल रिएक्शन, Zn plus HCl gives out salt plus हाइड्रोजन गैस। ये आपकी एक फंडामेंटल क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, जिसमें ये हमारा क्या है, मेटल है बच्चों, ये हमारा क्या है, एसिड है, ये हमारा सॉल्ट है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। तो अब ये बात सामने आ गई कि कभी भी कोई भी मेटल जो है वो कभी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वहां पर सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये बैलेंस होगी तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको खुद बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस नहीं है, जब भी होगा आपको बैलेंसिंग पता है कि कैसे बैलेंसिंग होती है। यहाँ पे 1 Cl2 है, H2 है, यहाँ पे 2 आगे लगा दीजिए, इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बात ये है कि ये इक्वेशन हाइड्रोजन गैस जो रिलीज करा रही है ये हमें बता क्या रही है, बता ये रही है कि हाइड्रोजन गैस जो है यहां से रिलीज हो रही है, तो कोई गैस ऐसी है जो पॉपिंग साउंड देती है। पॉपिंग साउंड मतलब एकदम जैसे थोड़ी जैसे बबल्स ब्रेक डाउन की आवाज आती है, इस तरीके से बबल्स ब्रेक डाउन की आवाज आपको दिखाई देगी, जैसे पट पट की आवाज आई, तो उस तरीके से हम उसको बोलेंगे दैट इज अ पॉपिंग साउंड, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो आपने टेस्ट ट्यूब ली होगी या आपने अपनी ग्लास बॉटल ली होगी या जार लिया होगा या जो भी आपकी रॉड होगी, उसमें आप जब इसको डालेंगे Zn को, जिंक मेटल को, और HCl यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये आपका जिंक हो गया, तो यहाँ पर एक गैस रिलीज होने वाली है H2, क्योंकि ये तो सॉल्ट है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा आफ्टर दी रिएक्शन। जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसका पता कैसे चलेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैंडल लेकर आएंगे बच्चों, कैंडल, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर कैंडल लेकर आएंगे वैसे ही यहाँ पर वो कैंडल जो है वो अपने आप में क्या करेगी, पॉपिंग साउंड को रिलीज आउट करेगी, दैट मीन्स कि वो एकदम आवाज सी करेगी। तो आप समझ जाएंगे कि दिस इक्वेशन रिलीज्ड आउट या इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस। तो ये बात आपको इस रिएक्शन से याद रखनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो एक बर्निंग कैंडल जैसे ही आती है उसके सामने, तो वहां पे एक पॉपिंग साउंड होता है और थोड़ा बहुत एक तरीके से लिटिल एक्सप्लोजन भी हो सकता है, छोटा हल्का फुल्का, ऐसा नहीं बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, नो, यहाँ पे छोटा मोटा एक्सप्लोजन टाइप का, जैसे आपका फुलझड़ी टाइप में होता है, ठीक है, वो क्रैकर्स जो होते हैं उसमें अगर आप इस तरीके से देखें तो आपको वो चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड इट रिलीज्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का पता हम हमेशा आपकी क्लास में 10th में हम क्या करते हैं, पॉपिंग साउंड के थ्रू करते हैं, एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं और उससे पता करते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप ये वाली रिएक्शन देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट इसको रब करके नेक्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन करती हूँ।
देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें, आप मेटल की जगह कोई और भी ले सकते हैं। अगर आपका मन है कोई और मेटल आपने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन में हमेशा यही होगा कि एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये बात आपको याद रखनी है कि ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें मैं एसिड और मेटल की रिएक्शन को करवा रही हूँ। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कि जब हम यहाँ पर बात करेंगे किसी भी मेटल कार्बोनेट की, ये हमारा मेटल हो गया। अब हम मेटल कार्बोनेट की बात करना चाहते हैं। तो मेटल कार्बोनेट की जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए मेटल कार्बोनेट, ये हमारा 5th पॉइंट होगा। हमने लिया यहां पर मेटल कार्बोनेट, ठीक है, और मेटल कार्बोनेट में हमने मिला दिया यहाँ पे एसिड, और एसिड से रिलीज करवाया यहाँ पे सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है, और यहाँ पे रिलीज होके बच्चों वाटर। ठीक है, वाटर यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब क्या करा आपने, एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे मेंशन कर दी। आपने ले लिया मेटल कार्बोनेट, तो मैंने ले लिया Na2CO3। ठीक है, और यहाँ पे एसिड ले लिया, सपोज HCl ले लिया आपने, या H2SO4 भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप इन दोनों में से कोई भी लेना चाहें वो आपकी मर्जी हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या रिलीज होगा, NaCl रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब रिएक्शन जो है जब यहां से रिलीज होगी, दैट मींस ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो ये तो सॉल्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये दो क्या हो गई, गैस हो गई। ठीक है, वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में वहां से निकल जाएगा। ठीक, अब क्या है, आपको ये एसिड हो गया आपका, ये आपका मेटल कार्बोनेट हो गया, दैट मींस सोडियम कार्बोनेट। अब बात ये हुई कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पता करना है बच्चों, कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दिस गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन और नॉट। तो वो हम इस तरीके से पता करते हैं। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, हम वो एक्सपेरिमेंट पता करते हैं, लेकिन हम पहले कुछ और रिएक्शन कंसीडर और कर लेते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल इसी में ले लिया, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl मैंने मेंशन करा दिया, यहाँ पे NaCl बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट CO2 हो जाएगा, और वाटर यहाँ पे रिलीज्ड होगा ही होगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ जो है वो रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, वो रिएक्शन आपको बैलेंस करनी होगी, तो आप वो बैलेंस बाद में करिएगा। ये बात का एक तरीके का स्टेप होता है जो आप बैलेंसिंग बाद में करते हैं। ठीक है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मेंशन कर देते हैं, उसके बाद इसको बैलेंस करने की बात करते हैं। अब आपने दोनों रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या है ये बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, NaHCO3 को आप क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि when baking soda react with an acid, it gives out NaCl, that means a product salt plus carbon dioxide plus water। NaCl क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, NaCl नॉन नॉर्मल बोल सकते हैं कि सॉल्ट है, जिसे आप अपने टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर सीखनी है। अब इसमें कॉमन चीज क्या है कि दोनों साइड, मतलब प्रोडक्ट अगर आप चेक करें दोनों रिएक्शन में, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। मैंने आपको बताया कि वाटर तो बाहर भाई चला ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। अब बात हुई कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हम कैसे कराएंगे। देखिए अब क्या होता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली हमें टेस्ट कराना है कि वेदर दिस रिएक्शन गैस इज रिलीज्ड और नॉट, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द नेक्स्ट रिएक्शन। अब वो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, आपने CaOH का होल टॉइज ले लिया, ये आप शायद जानते हो, यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज दिस, दिस इज अ लाइम। ठीक है, जिसे आप स्लग लाइम भी कह सकते हैं, हम लाइम भी कह सकते हैं, और ये CO2 आपने यहां पर लिख दिया। जो रिएक्शन आपकी आई वो CO2 पास नहीं होने दी, उसे आपने कलेक्ट करा, और कलेक्ट करने के बाद आपने लाइम में उसे पास आउट कराया। ठीक है, ये लाइम आप किसी और टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे या इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो लाइम आप लेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हो रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, लाइम वाटर भी कह सकते हैं, लाइम भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां से रिलीज क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CaCO3 प्लस वाटर। अब ये क्या चीज है बच्चों, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, कैल्शियम
कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो एक तरीके का सॉलिड, दैट मीन्स कि एक प्रेसिपिटेट होता है, सेटल डाउन हो जाता है। पीपीटी मीन्स विच इज नॉट डिजोल्व इन वाटर या विच इज नॉट डिजोल्व इन दी सॉल्वेंट, दैट इज सेटल डाउन एट द बॉटम साइड। तो वो सेटल्ड होगा, आप उसे अच्छे से देख पाएंगे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बहुत जगह प्रेजेंट होता है, जैसे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दूं बच्चों। मार्बल भी एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। जो एग शेल होती है, जो बाहर की शेल होती है एग की, वो भी आपकी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होगी, ठीक है। चौक है, चौक भी आपकी क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये एग्जाम्पल्स मैं कैल्शियम कार्बोनेट के बता रही हूं कि इनमें कौन कौन से कैल्शियम कार्बोनेट में कंसीडर किए जा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन से किए जा सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी आते हैं। लाइमस्टोन हो गया, ये तो मैंने वो वे बता दिया आपको याद करने का। लाइमस्टोन भी होता है, वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। तो ये रिएक्शन बेसिकली हमें ये बता रही है कि अगर हम लाइम वाटर के साथ, यह हमारा लाइम वाटर हो गया या स्लग लाइम हो गया, लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां से रिलीज हुई उससे हमने रिएक्ट करवाया और हमारे पास एक इनसॉल्युबल पार्ट बचा, जिसे आप पीपीटी कह रहे हैं, जो है CaCO3, ठीक है। अब बात आती है कि जब CaCO3 इसमें ये जो चीज आई, ठीक है, जब आप इसे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज करा दोगे, ये मैंने यहाँ पे ऐड अभी कर दिया, वैसे मैं यहाँ पे लिखती इसको, लेकिन मैंने यहीं पर इसको कंटिन्यू करवाया है। अगर ये यहाँ पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे दी आपने, ये तो व्हाइट पीपीटी है, ठीक है, व्हाइट पीपीटी है, दैट इज इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ये नीचे सेटल डाउन हो गया होगा। लाइम वाटर तो एक तरीके से कलरलेस होता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर इसे पास आउट कराई गई तो वहां पर आपका एक प्रोडक्ट बनने वाला है जिसका नाम है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है बच्चों, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मैं इस बात से क्या समझाना चाह रही हूँ, वो रिएक्शन ये क्या बताना चाह रही है वो आपको समझना है। देखिए आपकी जो आपने लाइम वाटर पास आउट कराया कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के कांटेक्ट में आई, इसने एक व्हाइट पीपीटी बनाया। ये पहले जो सॉल्यूशन था तो वो तो क्या, कलरलेस, ठीक है, ये क्या है, कलरलेस। अब इस कलरलेस को व्हाइट पीपीटी में चेंज कर दिया, कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, लेकिन कम अमाउंट में करी, थोड़ा कम दी गई। लेकिन अगर आपने इसी रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एक्सेस कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, तो यही जो प्रोडक्ट CaCO3 था वो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये भी अपने आप में कलरलेस सॉल्यूशन होगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन चुका है, ठीक है। तो ये पहले होगा लाइम वाटर कलरलेस, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास नहीं कराई होगी तब, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई व्हाइट पीपीटी बन गया। व्हाइट पीपीटी बना, आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया और उसके बाद आपका एक सॉल्यूशन बना जिसका नाम था कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। ये कैसा होगा, सॉल्युबल इन वाटर, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। कभी कभी ऐसे आता है ABC करके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इसी वे में पूछ सकते हैं कि कलरलेस solution react with carbon dioxide form a white PPT when excess amount of carbon dioxide passes continuously, then a colorless solution again form which is soluble in water। तो वो तरीका जो है वो आप यहां से सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करिएगा। ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है, किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करती हूँ आपसे, ठीक। वैसे काफी इजी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो अलग अलग तरीके में, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारा मार्बल है, जैसे एक्शेल है, चौक है, ये सारे लाइमस्टोन है, इस तरीके से इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको समझना है बस कि ये कहां कहां इसकी एग्जिस्टेंस होती है। बाकी आप बच्चे बहुत समझदार हैं और बहुत आसानी से ये चीजें समझ लेते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं एसिड की बेस के संग। तो व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, ये तो सभी की एक नॉर्मल प्रॉपर्टी सभी बच्चों ने पढ़ी है। क्या है, एसिड जब रिएक्ट करेगा किसी बेस के संग तो वहां पर सॉल्ट बनेगा,
और वाटर बनेगा। ठीक है, चलो ठीक बात। अब ये चलो ठीक बात, एसिड प्लस बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्ट और क्या बना रहा है, वाटर। बट ये यही बात खत्म नहीं होती, कभी भी कोई एसिड बेस रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट वाटर बनाने के साथ साथ एक रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है जिसका नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारी बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं। दैट मीन्स नाउ दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, अब आपने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जैसे कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया मैं इसको इस वे में समझाती हूँ। सपोज कर लीजिए जैसे आपने, अगर हम बोले कि सॉइल जो है उसका पीएच एक मेंटेन्ड है, ठीक है। अब सॉइल का पीएच मेंटेन्ड है, अगर वो बिलो दी पीएच हो गया तब भी वहां पे क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी, और वो हाई पीएच हो गया तब भी वहां पे क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगी। तो हमें वहां पर उसका पीएच बैलेंस करने के लिए, अगर वो एसिडिक ज्यादा हो गई तो हमें बेस मिलाना पड़ेगा, और उसमें बेसिसिटी ज्यादा हो गई तो हमें एसिड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमें बैलेंस करना पड़ता है जिससे कि न्यूट्रल हो जाए, ना वहां एसिड की रिक्वायरमेंट ज्यादा दिखे हमें और ना ही बेसिक की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। तो सॉइल जो है उसे हम न्यूट्रलाइज कराते हैं, अगर देखा जाता है तो हम उसे न्यूट्रलाइज कराते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है सॉइल में भी, ये बात आपको याद रखनी होगी बच्चों। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉइल और वाटर को फॉर्म कराता है। अब जैसे हम अपनी टीथ की बात करें, ठीक है, एनामल हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, टीथ का। अब उसमें जो उसका जो पीएच मेंटेन्ड होता है वो हमारा 5.5 से ब्लो चला जाए। दैट मीन्स अगर वो ब्लो एसिडिक कैरेक्टर में ज्यादा चला जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें प्रॉब्लम होने लगती है, हमारा टूथ डिके होने लगता है। तो 5.5 से पीएच नीचे नहीं जाना चाहिए, हमारा बैलेंस होना चाहिए। हम उसके लिए बेसिसिटी वाले आपके ये जो ये टूथपेस्ट आते हैं फिर हम उनको लेना शुरू करते हैं जिससे हमारी बेसिसिटी, दैट मीन्स की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पर हो। तो अब बात ये वाली हो गई। अब दूसरी बात, जैसे कि हमारे पास क्या है, जैसे बी स्टिंग हो जाता है, जैसे बी स्टिंग हो गया। अब बी स्टिंग ने रिलीज कर दिया अपना मीथेनोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड मीथेनोइक एसिड, बात एक ही है। तो यहां पर लिखा गया, मैंने लिख दिया फॉर्मिक एसिड रिलीज करा, या आपकी वैस्प ने किया, ठीक है, या आपके नेटल लीफ ने किया, ठीक है, इन किसी ने भी ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करा तो इसको खत्म करने, इरिटेशन होती है ना बहुत ज्यादा, अगर आप देखें तो स्किन जो है वो इरिटेट करना शुरू कर देती, दर्द महसूस होना, पेन शुरू हो जाता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पर बेस लगा देते हैं। जैसी बेस लगता है वैसी रिएक्शन होना शुरू होती है। दैट मीन्स एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है, वहां पे रिएक्शन खत्म, हमारा इरिटेशन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, हम भी बिल्कुल काम डाउन हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एसिड है, ये हमारा बेस हमें लिए। आपने देखा होगा कीरिंग भी हम कभी कभी जो उसकी होती है आपके आयरन की, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे पास अगर एसिड उसको रिएक्ट करवा रहा है तो हमें बेस भी रिएक्ट कराओ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साथ साथ वहां पर चलती चली जाएगी। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, बाकी फिर मैं इसके आगे का कंटिन्यू करूं। आई होप सो ये बहुत क्लियर होगा आप लोगों के लिए। देखो कुछ ऐसी भी होती है चीजें जो बहुत जल्दी आ जाती है सामने, जैसे अगर मैंने बोला कि मैं बी स्टिंग है, वैस्प है, नेटल लीफ है, लीफ की स्पेलिंग गलत हो गई, LEAF होगा। तो यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कैसे, ऐसे जैसे अब मैं नेक्स्ट टॉपिक एक बात इसी में कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, कभी ओवर ईटिंग करने से एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो उस एसिडिटी को मेंटेन किया जाता है तो हम इनो वगैरह ये सब चीजें लेते हैं। तो वहां पर हम बेकिंग सोडा ले लेते हैं। बेकिंग सोडा से क्या होता है, बेकिंग सोडा से हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे एक एंटी एसिड की मैं आपको बताऊं, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटी एसिड है। एंटी एसिड का मतलब क्या होता है,
एंटासिड मतलब अगेंस्ट दी एसिडिटी, जो एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करे। अब अगेंस्ट दी एसिडिटी कौन वर्क करेगा? बेस करेगा, और जैसे ही बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वहां पे सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा, और जो रिएक्शन होगी उसमें सॉल्ट बन जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। इसका कहने का सेंस ये है कि हमारे पास अगर एसिडिटी हमारी बॉडी में होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास बेस भी है, जिसे हम एंटासिड के नाम देते हैं, और इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम इसका आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। बाकी आपने एक और चीज देखी होगी, जैसे बहुत सारे एसिड्स हैं जिसमें हम बेस भी ले लेते हैं और इंडिकेटर्स भी ले लेते हैं, लेकिन वो आगे के टॉपिक में आएंगे तभी मैं उसे कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, ये बात आपको क्लियर है? आप फिर इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करती हूँ आपसे। देखो, एक वर्ड भी मेरे दिमाग में भी आ रहा है जिसे हम एल्कली कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी बेस वाटर के साथ कंबाइंड होता है, एक वर्ड मैं मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे, आगे आएगा जब मैं बेस के बारे में बात करूंगी आपसे। तो बेस प्लस वाटर जब होता है तो एल्कली बनता है वहां पे। इस वर्ड को ध्यान रखना, बेस प्लस वाटर, व्हाट इट इज कॉल्ड? एल्कली। तो एल्कली वर्ड यहां पर है, तो अगर ये बेस है, सपोज कर लो ये बेस लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ वाटर, यहाँ पे सिर्फ बेस ही तो होगा नहीं, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस भी होगी। इसीलिए इसमें अगर वर्ड मेंशन हो एल्कली तो अंडरस्टूड है कि वहां पे बेस है और प्लस वाटर की प्रेजेंस जरूर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर बेस लिखा हुआ है और उसके नीचे एल्कली मेंशन है तो कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वहां पर वाटर की प्रेजेंस होगी ही होगी। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर मैं इसकी बात करूं, यहीं पे लिख दे रही हूं मैं कि कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या है? कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या है बच्चों? कि बहुत ज्यादा आपको क्या होगा? इरिटेशन देगा। ठीक है, इसमें डबल आ आएगा, एक ऐसा आएगा, गड़बड़ होगी रिएक्शन, देख लिया अगर ये इधर हो जाएगा स्पेलिंग लिखते लिखते। तो कोरोसिव इन नेचर होगा, दैट मीन्स वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी की छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए अगर किसी पेपर पे, वुड पे, या किसी फर्श पे, या कहीं पे भी फ्लोर वगैरह पे अगर एसिड गिर जाता है तो वहां पर स्पॉट पड़ जाता है और हमें दिखाई देता है क्लियरली, या अगर HCl की कुछ एक तरीके से स्प्लैश आउट हो जाए, किसी की बॉडी पे गिर जाए तो वहां पर एकदम बर्न आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है, इसीलिए कभी भी इसको किस में नहीं रखते हम लोग, इसको कभी भी हम प्लास्टिक बॉटल्स में नहीं रखते। आपने हमेशा देखा होगा लैब में, केमिस्ट्री लैब में, कि आप इसको हमेशा ग्लास में ही देखोगे, ग्लास बॉटल्स में ही देखोगे, क्योंकि ग्लास रिएक्ट नहीं करता। और ना ही कभी आप कोई एसिड को किसी मेटल कंटेनर में देखोगे। आपको पता है कि अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वहां पे सॉल्ट वाटर तो बन ही जाएगा। पता लगा सुबह रखा और शाम तक वहां पे रिएक्शन होगी, पता चला जो रखा हुआ था एसिड वो कुछ और ही बन गया अगली सुबह। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसलिए इसको क्या करते हैं, ग्लास बॉटल्स में ही रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई रिएक्शन उसके साथ नहीं होती। ये सीधा सीधा सा मतलब है कोरोसिव इन नेचर का। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आपकी एंड अप होती हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से रीड आउट करिएगा, समझिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आप फेस करते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके, तो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।